हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कक्षा 11th हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 तक पद्य भाग में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे श्रीकांत वर्मा को, जो पाठ नंबर 9 है। श्रीकांत वर्मा की एक कविता है जिसका नाम है हस्तक्षेप। उस कविता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो हस्तक्षेप कविता है उसमें देश की तत्कालीन शासन व्यवस्था और उसमें व्याप्त निरंकुशता की प्रवृत्ति की ओर इशारा किया गया है, क्योंकि जो शासन व्यवस्था है उसको जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, वरना वो व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। और ऐसी ही क्रूर और निरंकुश शासन व्यवस्था के प्रति इस कविता में विरोध का भाव व्यक्त किया गया है। तो हम सबसे पहले श्रीकांत वर्मा के बारे में कवि परिचय देखते हैं, जिनका जन्म 1931 तथा निधन 1986 में हुआ था। श्रीकांत वर्मा का जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा बिलासपुर में ही हुई। सन 1956 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। वे श्रमिक, कृति, दिनमान और वर्णिका आदि पत्रों से संबंधित रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार और शिखर सम्मान से उनको सम्मानित किया। उन्हें केरल का कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में समय और समाज की विसंगतियां एवं विद्रूपताओं के प्रति क्षोभ का स्वर प्रकट हुआ है। भटका में एक दिन आरंभ, माया दर्पण, जलसाघर और मगध उनके चर्चित काव्य संग्रह माने गए हैं। इन कविताओं से गुजरते हुए यह महसूस होता है कि कवि का अपने परिवेश और संघर्षरत मनुष्य से गहरा लगाव है। उसके आत्म गौरव और भविष्य को लेकर वे लगातार चिंतित हैं। उनमें यदि परंपरा को स्वीकार करना है तो उसे तोड़ने और बदलने की भी बेचैनी है। प्रारंभ में इनकी कविताएं अपनी जमीन और ग्राम्य जीवन की गंध को अभिव्यक्त करती है, लेकिन जलसा घर तक आते आते महानगरीय बोध का प्रक्षेपण भी करने लग जाती है, या ऐसा कहना चाहिए कि शहरीकृत अमानवीयता के खिलाफ एक संवेदनात्मक बयान में बदल जाती है। इतना ही नहीं, इनके दायरे में शोषित, उत्पीड़ित और बर्बरता के आतंक से जीती पूरी की पूरी दुनिया सिमट जाती है। उनकी कविताओं में अभिव्यक्त यथार्थ यानी वास्तविकता हमें अनेक स्तरों पर प्रभावित करती है। उनका अंतिम कविता संग्रह है मगध, जो तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास यानी जिसका हास होना, कमी होना और उसके अंधकारमय भविष्य को बहुत प्रभावी ढंग से रेखांकित करता है। उनकी प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं झाड़ी संवाद, जो एक कहानी संग्रह है, दूसरी बार उपन्यास है, जिरह एक आलोचना है, अपोलो का रथ एक यात्रा वृतांत है, फैसले का दिन अनुवाद किया हुआ है और 20वीं शताब्दी के अंधेरे में साक्षात्कार और वार्तालाप है। पाठ्य पुस्तक में जो संकलित कविता है वो क्या है देखें। वो कविता है हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहां किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहां मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य फिर चुप क्यों है। तो कविता है अपनी हस्तक्षेप। तो इस कविता की हम शुरुआत करते हैं। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। कवि बताते हैं मगध यहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप है, और जो मगध शब्द का प्रयोग किया गया है, ये मगध शब्द का प्रयोग यहाँ पर शासक वर्ग अथवा शासन व्यवस्था का प्रतीक माना गया है। तो देखें, कवि कहते हैं
कि मगध में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। कोई छींकता तक नहीं कि कहीं मगध की शांति भंग नहीं हो जाए, कि कोई यहाँ पर छींकने से भी डरता है। मतलब इसी डर की वजह से मगध में कोई नहीं छींकता है कि कहीं यहाँ मगध की शांति भंग नहीं हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। अगर मगध को बनाए रखना है, अगर मगध जो ये शासन व्यवस्था है अपनी, शासक वर्ग नागरिकों को शांति बनाए रखने के लिए चुप रहने को कहता है और उन्हें प्रतिबंधित भी करता है कि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप चुपचाप रहेंगे ताकि मगध भी बना रहे। अर्थात यही शासन व्यवस्था चलती रहे। मगध है तो शांति है। ये कहते हैं कि जब तक मगध है, यानी जब तक ये शासक वर्ग है, तब तक शांति रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप शांति नहीं रखेंगे, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो फिर ये शासन व्यवस्था भी चली जाएगी। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। कवि कहते हैं कि कोई चीखता तक नहीं, अर्थात कवि इसमें व्यंग्य कर रहा है कि कोई चीखता नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है, सब चुपचाप बने हुए हैं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में कहीं दखल नहीं हो जाए, कि मगध की जो शासन व्यवस्था है उसमें कहीं दखल अंदाजी नहीं हो जाए। वो जो निरंकुश शासन व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहे, इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में शांति को कायम रखे और अपनी व्यवस्था को बनाए रखना है। तो कवि के मन में यहाँ पर आक्रोश व्यक्त हुआ है। कवि क्रोधित है कि इस निरंकुश शासन तंत्र से भयभीत जनता है, उसकी क्या मनोदशा है, किस प्रकार से उसे चुप किया जा रहा है और लोग भी चुप होते रहे हैं। इस निरंकुश, इस बेकार शासन व्यवस्था में लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, लोगों को चुप करवा दिया जाता है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखा जाता है, शांति व्यवस्था भंग नहीं होने का उनमें भय दिखाया जाता है और शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये एक अजीब ही और राजनेताओं की तरफ से एक अच्छी तरकीब मानी गई है। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। अब कवि कहते हैं कि कवि शांति व्यवस्था के नाम पर नागरिकों के अधिकारों का सत्ता द्वारा हनन किए जाने पर आक्रोशित हुआ कहता है कि मगध में न रही, कि ये शांति व्यवस्था अगर मगध में नहीं है तो कहाँ रहेगी, तो फिर कभी कहीं नहीं रह सकती। क्या कहेंगे लोग, और लोग क्या कहेंगे यदि अगर ये शांति व्यवस्था भंग हो गई तो लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कवि कहते हैं कि लोगों का क्या है, शांति व्यवस्था भंग हो गई तो लोग क्या कहेंगे। अर्थात अगर लोग शासन सत्ता की निंदा करने लगेंगे, उसका विरोध करेंगे, तो फिर लोगों का क्या है। लोग तो कहते रहेंगे, लोग तो दबे मुंह से यह भी कहते हैं कि मगध अब सिर्फ और सिर्फ नाम का मगध रहा है, रहने को नहीं। यहाँ पर रहने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ की शासन व्यवस्था बहुत बुरी हो चुकी है, अब यह रहने लायक नगर नहीं बचा है। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए, कि कोई यहाँ पर टोकता नहीं है, कोई यहाँ पर आवाज़ नहीं उठाता है, शोषण के प्रति यहाँ कोई कुछ नहीं कहता है, कोई भी सत्ता के पक्ष में यहाँ पर सत्ता के विपक्ष में बोलने के लिए टोकता नहीं, आवाज़ नहीं उठाता है कि कहीं मगध में टोकने का रिवाज ही नहीं बन जाए। कवि अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि शासन व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, अन्यथा जो व्यवस्था है वो निरंकुश हो जाएगी और यहाँ पर लोग मनमानी करने लग जाएंगे। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। कवि कहते हैं हस्तक्षेप यानी दखल। कवि कहते हैं कि एक बार अगर शुरू हो गया हस्तक्षेप, कि एक बार अगर लोगों ने अपनी चुप्पी छोड़ दी है तो फिर ये हस्तक्षेप कहीं नहीं रुकेगा। लोग फिर सचेत हो जाएंगे अपने अधिकारों के प्रति और लोग फिर आवाज़ उठाएंगे। वैसे तो मगध निवासियों, कितना भी कतराओ तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। तो कवि कहते हैं कि वैसे तो मगध के निवासियों तुम कितना भी कतराओ,
यानी कि कितना भी बचने का प्रयास करो, लेकिन तुम इस हस्तक्षेप से बच नहीं सकते हो। अर्थात कवि कहते हैं इस जनतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नागरिकों को व्यवस्था के नाम पर अधिक समय तक चुप नहीं रखा जा सकता। यदि एक बार नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए तो फिर वे शासन वर्ग से प्रश्न करना शुरू कर देंगे और फिर ये सिलसिला रुकने का नाम भी नहीं लेगा। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच में से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है कि मनुष्य मरता क्यों है। फिर मगध कवि कहते हैं कि जब कोई हस्तक्षेप नहीं करता, सब बचने की कोशिश करते हैं, तब नगर के बीच से गुजरने वाला मुर्दा यानी कि जो मृत व्यक्ति है वो भी मनुष्य के मरने पर प्रश्न खड़ा करके हस्तक्षेप कर ही देता है। तब भला जीवित लोग कैसे चुप रह जाएं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि सत्ता की निरंकुशता का विरोध नागरिकों का अधिकार है, उन्हें विरोध करना चाहिए। और अंततः सामान्य जनता निरंकुश शासन का साहसपूर्वक विरोध करने लग जाती है, और जब वो विरोध करते हैं तो वास्तव में ही हमारे देश में सुधार होगा, हमारी शासन व्यवस्था में सुधार होगा। यहाँ पर पूरे पद में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर कहा कुछ जाता है और सब उसके अपने अपने अनुसार उसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर मुर्दा जो शब्द का प्रयोग किया गया है, उस मुर्दा शब्द है वो सामान्य जनता का प्रतीक माना गया है। और कवि ने तुकांत लेखन शैली का प्रयोग किया है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, और कवि में आक्रोश की भावना विद्यमान है। तो ये कविता हमने अध्ययन की। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो तत्कालीन हमारे देश की शासन व्यवस्था है उसमें निरंकुशता व्याप्त हो चुकी है, तो उस निरंकुशता को, उस भ्रष्टाचार को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले अध्याय के लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।